हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 डेज से कोई वीडियो इस चैप्टर पर नहीं आई है ड्यू टू आई वाज बिजी इन सम अदर टास्क। और आज की इस वीडियो में एक हम कल और इसकी क्लास लेंगे, उसमें हम इस चैप्टर को ट्राई करेंगे कंप्लीट कर लें। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर एक क्लास और लेंगे। तो लगभग मैं कह सकता हूं आने वाली 3 क्लासेस अभी सैलरी का ही डिस्कशन चलेगा, इनकम अंडर हेड सैलरी। इसके साथ एक अपडेट और देना चाहता हूं, काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही है सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने मेरी बुक में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो मैंने भी ये रियलाइज किया कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप एक एक क्वेश्चन मेरे को सबमिट करें, देन मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट करूं। तो इट्स बेटर कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। तो आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कर लूंगा और ग्रेजुअली आपको ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी तक जिन चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और उसके बाद इनकम अंडर हेड सैलरी। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने यहाँ डाले हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करा दूंगा, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे उनके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि जब आप उसको होमवर्क में करें तो आप अपने आंसर्स वहां से टैली कर लें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है। बट मैं ऐसे में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंसर देख के उसकी ऑडिटिंग मत करिए कि क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, हाँ बिल्कुल सही है, चलो छोड़ दिया। आप उन्हें प्रैक्टिस करें। केवल उसको देखने भर से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं और माइंड में उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइंड में उसके एक पिक्चर बना लेते हैं कि हाँ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आंसर लिखा है, इसका मतलब मुझे आता है। तो ऐसा मत करिएगा। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद उसका आंसर टैली करिएगा, ताकि आपको समझ आए और पता चले कि अल्टीमेटली आप एग्जाम में से कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा जो पार्ट ए में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे रह गए थे उसके बारे में। फिर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा इनकम अंडर हेड सैलरी का पार्ट बी, जो कि हमारा मेनली परक्यूजिट का पार्ट है। तो चलिए क्लास को सीधा स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं अल्टीमेटली हमें आज की इस क्लास में क्या डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम अंडर हेड सैलरी में पार्ट ए कवर कराया था, जिसमें मैंने आपको सैलरी और अलाउंसेस के बारे में कुछ बातें बताई थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। अलाउंसेस में मैंने आपको मेनली बताया था कि अलाउंसेस 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट और पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली एग्जेम्प्ट। फुल्ली टैक्सेबल कौन कौन से होंगे मैंने कुछ लिस्ट दी थी आपको, फुल्ली एग्जेम्प्ट कौन कौन से अलाउंसेस हैं उसकी भी लिस्ट दी गई थी, और पार्शियली एग्जेम्प्ट में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं वो भी आपको बताया था। जिसमें मेनली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस कैसे कंप्यूट होता है, कैसे उसकी एग्जेम्पशन मिलती है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। मैंने वहां पर आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। अगर अभी आपने नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, मैं आपको उसके सोल्यूशन भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ स्पेशल अलाउंस जो कि आपको आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस और ऑफिशियल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें पार्शियली टैक्सेबल थे, पार्शियली एग्जेम्प्ट थे। और उसमें भी दो तरह के अलाउंसेस थे, एक थे स्पेंड बेस्ड, मतलब जो आपको एक्चुअल अलाउंसेस मिला और आपने जो खर्च कर दिया, विच एवर इज लेस दैट इज द एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट पार्ट। और जो बाकी बच गया है मतलब रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट, वो आपका टैक्सेबल पार्ट था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताए थे अलाउंसेस वो जो लिमिट बेस्ड अलाउंसेस है, मतलब आपको जो अमाउंट मिला और जो लॉ में लिमिट दी गई है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज लोअर। तो जो भी अमाउंट उसमें से कम होगा उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी जो अमाउंट आपको मिला है मींस रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट, अगेन दैट विल बी टैक्सेबल पोर्शन ऑफ दैट अलाउंसेस। तो यहां तक का डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था। यस, इसके साथ एक और डिस्कशन किया था मार्ज रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जो कि आपको मिलता है जब आपको एरियर्स ऑफ सैलरी मिला करती है।
तो अरियर्स ऑफ सैलरी के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एरियर मिलेगा तो वहां पर आप रिलीफ कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 89। उसका भी प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम वो रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, और इवन मैंने उसका एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस की थी कुछ छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर एक डाउट आया है, अभी मैं जस्ट अपना टेलीग्राम चैनल गो थ्रू कर रहा था, तो वहां पे एक डाउट मैंने देखा। समवन हैज आस्क्ड कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी सरेंडर कर देता है, वेव कर देता है, तो वहां पर उसकी वो सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसको इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर कोई नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी ट्रांसफर कर दे, सरेंडर कर दे, तो क्या वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी? तो यहाँ पर मैं आंसर करना चाहूंगा कि अगर कोई नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करेगा? तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब वो सरेंडर ही नहीं कर पाएगा तो कैसे वो उसकी एग्जम्पशन लेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर देखा जाएगा कि वो डोनेशन है या उसने किसी फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसे बेनिफिट मिलना होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वो बेनिफिट उसे दे दिया जाएगा। बट यहाँ पर स्टिल दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली। चलिए इसके बाद का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा तो पार्ट ए में मैंने आपको सेक्शन 9 प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी छुड़वा रखा था। मैंने कहा था कि इसका डिस्कशन मैं आपके साथ बाद में करूंगा, तो दिस इज द राइट टाइम कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी कहां पर होता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, दिस इज अ प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सा प्लेस होगा जहां पर आप अपनी सैलरी का अक्रूवल कंसीडर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द सैलरी इज एक्चुअली अक्रूवल। मतलब हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो कौन सा स्थान होगा जहां पर ये सैलरी अक्रूवल हुई है, ताकि अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड कर पाए वेदर दिस इज द टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर इसके बारे में। सबसे पहले आप देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है salary will be deemed to be accrue or arise at a place where the service are rendered। सैलरी को आप वहां पर अक्रू और अराइज मानेंगे जहां पर वो सर्विस एक्चुअली में रेंडर हुई होगी। तो मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर है दिल्ली में, आपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करी दिल्ली में, तो आपकी सैलरी मानी जाएगी अक्रू इन इंडिया। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं आउटसाइड इंडिया, तो माना जाएगा कि आपका जो प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी है वो आउटसाइड इंडिया है। ये एक जनरल बात हो गई। इसके आगे देखते हैं, इफ सर्विसेज आर रेंडर इन इंडिया एंड सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ सच सर्विसेज आर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो आपको याद होगा रेजिडेंशियल स्टेटस में स्कोप ऑफ टोटल इनकम के पॉइंट पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इनकम आपको बाहर रिसीव होती है तो उस केस में आपको ये देखना होगा आरओआर है या आरएनओआर है या एनआर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, क्लियरली लॉ में लिख दिया कि अगर कोई सर्विस इंडिया में रेंडर हुई है लेकिन भले ही उसका पैसा आपको इंडिया के बाहर मिला है, स्टिल वो इनकम आपकी इंडिया की इनकम मानी जाएगी, उसे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। चलिए इसके बाद क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पर, एग्जाम्पल, मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, पोस्टेड इन अ यूनाइटेड स्टेट और एज आर एम्बेसडर, obviously he render his services outside India, he also receive his salary outside India, he is a non-resident also. The question therefore arises whether he can claim the exemption under section in respect of his salary paid by government of India to him outside India। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, एम्बेसी के लिए काम करता है, अपने देश के बाहर जाकर काम कर रहा है, सैलरी भी उसे वहीं मिल रही है, तो क्या यहाँ पर उसको एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, आप उस एक्सेप्शन को समझिए। सैलरी इज पेबल बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड सैलरी। ये हमने अभी तक समझा है। हाउएवर
एनी perquisites और allowances receive outside India shall be exempted from tax। तो ये perquisite वाला जो पार्ट यहाँ पर दिया है ये मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये perquisites क्या होते हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि कोई भी सैलरी जो आपने इंडिया के बाहर दी है लेकिन सर्विसेज इंडिया के लिए रेंडर हुई है या इंडिया में रेंडर हुई है तो उस सैलरी को आप इंडिया की इनकम मानेंगे एंड दैट विल बी टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरी। ठीक है, बट कोई अगर परक्यूजिट अलाउंसेस होंगे दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरी, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट इनकम बन जाएगी। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ अप्रूवल ऑफ सैलरी जो हमारा पेंडिंग रह रहा था जस्ट फॉर द डिस्कशन। सो आई हैव कंप्लीटेड दैट विद यू। नाउ मैं इसमें देख लेता हूं कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया है। अगर कोई टॉपिक हमारा इसमें रह रहा है देन आई विल कवर इट। नहीं स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें रह रहा हो। दो टॉपिक हैं, मैंने आपको बताया था कि अलाउंसेस विच आर फुली एग्जम्प्ट, या आप होमवर्क में रीड करेंगे तो या आई बिलीव आपने कर लिया होगा। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स भी आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने पार्ट बी पर, इनकम अंडर हेड सैलरी पार्ट बी विच इज टोटली टॉक्स अबाउट द परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स के बारे में बात करेंगे कि परक्यूजिट्स क्या होते हैं, परक्यूजिट्स क्यों दिए जाते हैं, परक्यूजिट की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने पार्ट 2 जो कि परक्यूजिट्स के बारे में बात करता है। आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालें, इट इज अ पार्ट बी। मैंने जैसा कि आपको बताया सैलरी के चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, पार्ट ए बी सी। ए में सैलरी बोनस अलाउंसेस की बात होगी, बी में परक्यूजिट्स की बात होगी और सी में मैं बात करूंगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट बी विच टॉक अबाउट परक्यूजिट्स। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले, परक्यूजिट्स क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके आगे की कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, इनकम टैक्स वालों ने सैलरी को टैक्सेबल कर दिया। लॉ सेज कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को सैलरी देगा तो उस पर टैक्स कर देंगे। एम्प्लॉयर ने सोचा कि मैं सैलरी नहीं दूंगा, मैं बोनस दे दूंगा। इनकम टैक्स वालों ने उसको भी टैक्स कर दिया। उसने फिर से सोचा कि मैं बोनस नहीं दूंगा, मैं इसे कोई अलाउंसेस के नाम से कह के दे देता हूं। मैं उसको ये कहूंगा कि ये पकड़ो पैसे, ये सैलरी नहीं है, इट इज अलाउंसेस। इनकम टैक्स ने अलाउंसेस भी कवर कर रखे हैं अंडर द हेड सैलरी। अब एम्प्लॉयर ने या एम्प्लॉय ने मिलके ऐसा कुछ सोचा कि एक काम करते हैं, सैलरी भी नहीं देते, बोनस भी नहीं देते, अलाउंसेस भी नहीं देते, इन काइंड बेनिफिट्स दे देते हैं। इन काइंड बेनिफिट्स का मतलब हम ऐसे बेनिफिट्स देते हैं जिससे एम्प्लॉय का काम भी हो जाए, एम्प्लॉय को फैसिलिटीज भी मिल जाए, एम्प्लॉय को सर्विसेज भी मिल जाए, उसको पैसे भी नहीं देने पड़े और हम इनकम टैक्स से भी बच जाएं। तो यहाँ पर इस तरह की चीजों को देखा और इनकम टैक्स में उस चीज को भी टेक केयर किया गया एंड इनकम टैक्स लॉ में परक्यूजिट्स को भी इनकम का पार्ट बनाया गया। अब परक्यूजिट्स बात आती है, होते क्या हैं। परक्यूजिट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी फैसिलिटी, ऐसा कोई भी बेनिफिट जो या तो कैश में कन्वर्ट हो सकता है या कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है और वो आप अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आप उसको बेनिफिट्स देते हैं इन काइंड फॉर्म में। आप उसको सीधा पैसे नहीं देते, ये पकड़ो पैसे, नथिंग लाइक दैट। आप उसको इतने फैसिलिटीज दे देते हैं, आप उसको फीचर दे देते हैं, आप उसको सर्विसेज दे देते हैं जिससे कि उसका काम बन जाता है और वो खुश हो जाता है। तो ये होते हैं परक्यूजिट्स विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय इन काइंड फॉर्म, अदर देन कैश की फॉर्म में ये दिए जाते हैं, वेदर कन्वर्टेबल इनटू कैश और नॉट। यहां तक की बात आपको समझ आ गई। एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया। इस बार आपने उसे एचआरए नहीं दिया, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया, आपने बोला ये घर ले लो, मेरा एक फ्लैट है, एम्प्लॉयर का एक फ्लैट है, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला ये मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, कोई भी रहता, एक काम करो तुम इसमें रहना शुरू कर दो, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा।
या लूंगा लेकिन कम लूंगा। मैं मार्केट में अगर इसको किराए पर देता तो मैं 20,000 रुपए लेता, आप मुझे 5,000 रुपए ही दे देना। तो ये या तो मैंने आपको घर फ्री में दे दिया या मैंने बहुत कंसेशनल रेंट पर दे दिया। मैंने आपको मोटर गाड़ी दे दी, मोटर कार दे दी आपको घर से ऑफिस लाने के लिए, आपके पर्सनल यूजेस के लिए आपके घर में एक मैंने गाड़ी खड़ी कर दी कि आप इस गाड़ी से घूम सकते हैं। मैंने आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दे दी, मैंने आपको घूमने के लिए लीव ट्रेवल अलाउंसेस दे दिए, या इस तरह के और भी बेनिफिट है, मैंने आपको गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी दे दी। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज एंड फीचर हैं जो कि हम इस चैप्टर में समझेंगे, उनको हम कहते हैं परक्यूजिट्स। तो वो सारे बेनिफिट और फैसिलिटीज जो कि इन काइंड फॉर्म में आपको दी जाती हैं, कैश नहीं देते, कैश के अलावा कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे वो कैश में कन्वर्ट हो या ना हो, तो वो हमारे कहलाते हैं परक्यूजिट्स। अब हमें ये क्यों पढ़ने जरूरी है और अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो देखिए, जब आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी इनकम निकालते हैं तो सैलरी इनकम का मतलब ये नहीं होता जो उसे बेसिक सैलरी मिली। सैलरी का मतलब केवल डीए नहीं है, सैलरी का मतलब केवल बोनस नहीं है, सैलरी का मतलब केवल कमीशन नहीं है, सैलरी का मतलब अलाउंसेस नहीं है। सैलरी का मतलब है वो वैल्यू जो आपने उसे इन फॉर्म ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जिसको कि मैं कहता हूं परक्यूजिट्स। इसको मैं कहता हूं परक्यूजिट्स। तो जब भी मैं किसी पर्सन की सैलरी कंप्यूट करने की बात करूंगा, जब भी मैं किसी पर्सन की सैलरी कंप्यूट करने की बात करूंगा, या एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा कि बताइए मिस्टर राम की टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी है, तो सैलरी का मतलब केवल आप यहां तक लिमिटेड नहीं हो जाएंगे कि आपने बेसिक सैलरी कंप्यूट कर ली, अलाउंसेस कंप्यूट कर लिए, बोनस कमीशन कंप्यूट कर लिया और ये आपकी सैलरी कंप्यूट हो गई। इतना नहीं है, इसमें फैसिलिटीज की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। मतलब जो आपको परक्यूजिट्स दिए गए हैं ना, दैट इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर हेड सैलरी। तो मान लीजिए आपको बेसिक सैलरी मिलती है 1,00,000 रुपए, आपको डीए मिलता है 1,00,000 रुपए, आपको बोनस भी मिलता है 1,00,000 रुपए, आपको कमीशन भी मिलता है 1,00,000 रुपए, आपको अलाउंसेस मिलते हैं 1,00,000 रुपए। अब सवाल आता है, सर मैं ये कैसे बताऊं कि परक्यूजिट्स कितने मिलते हैं? मैंने आपको मोटर कार दी, मैंने आपके यहाँ सर्वेंट रखा, मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, मैंने आपको और कोई फैसिलिटी दी जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने आपको फैसिलिटीज दी, जो मैंने आपको परक्यूजिट्स दिए, उसकी वैल्यू क्या है? अब भाई मैं आपकी सैलरी में मोटर कार थोड़ी टैक्सेबल कर दूंगा। आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपए, मोटर कार है 1 करोड़ रुपए की बीएमडब्ल्यू, तो चलो 1 करोड़ रुपए आपकी सैलरी में टैक्सेबल कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर मुझे इस चैप्टर में दो चीजें करनी है। इस पूरे पार्ट बी में मैं आपको दो ही चीजें सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं करेंगे। पहली बात मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं। तो मैं पढ़ूंगा यहाँ पर टाइप ऑफ परक्यूजिट्स, कि कौन कौन से मेरे को परक्यूजिट्स पढ़ने हैं, मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं विच आर टैक्सेबल, विच आर एग्जेंप्टेड, वो यहाँ पर मैं परक्यूजिट्स आपको सिखाऊंगा। और जब मैं आपको परक्यूजिट्स बता दूंगा कौन कौन से हैं, तो फिर मैं आपको उसका वैल्यूएशन बताऊंगा। अब जब मेरे को पता चल गया कि ये परक्यूजिट है विच इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि कितनी वैल्यू टैक्सेबल करोगे। मैंने आपको एक फैसिलिटी दी, मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, मैंने घर दिया आपको रहने के लिए, तो अब इस एम्प्लॉय की सैलरी में, ये जो राम है इसकी सैलरी में कितना पैसा टैक्सेबल करोगे इस रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी के बदले। तो वो जो वैल्यूएशन होगी वो मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है इस चैप्टर में, दैट इज टू बी कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स। मैं दो ही बातें इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक, कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, और वो परक्यूजिट्स कितनी वैल्यू से आपकी इनकम में टैक्सेबल होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको फैसिलिटी दी
फ्री एजुकेशन की, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने आपको फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी। तो अब मेरे लिए सवाल ये आएगा कि जब मैं आपकी इनकम कंप्यूट करूंगा तो मैं इसके अंदर कितनी वैल्यू जोड़ूंगा जिससे कि मैं आपकी इनकम कंप्यूट कर पाऊं इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट परक्यूजिट जो मैंने आपको दिया है। तो यहां पर मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो आपको फैसिलिटी दी है उस फैसिलिटी की वैल्यू कितनी होगी ये डिटरमाइन करना आपका काम है, और ये कैसे निकलेगी ये सिखाना मेरा काम है। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरे चैप्टर को ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए। आपको दो चीजें इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी, परक्यूजिट्स क्या क्या होते हैं और उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। तो पहले फेज में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से परक्यूजिट्स होते हैं इस चैप्टर में और आपके सिलेबस में। फिर दूसरे फेज में मैं आपको हर उस एक परक्यूजिट की वैल्यू बताऊंगा कि इसकी वैल्यू इनकम टैक्स में कैसे एक्सप्लेन की गई है, कि ये वैल्यू आपको कैसे कंप्यूट करनी है। क्लियर है यहां तक? पहले फेज में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ द परक्यूजिट्स जो जो आपको दिए जाते हैं। दूसरे फेज में आप देखेंगे उस एक एक परक्यूजिट की वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम अंडर द हेड सैलरी। आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में सैलरी चैप्टर के पहली क्लास में आपको एक फॉर्मेट दिखाया था कि मैं इस फॉर्मेट पर वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट में मुझे कैसे वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए वापस आते हैं उसी चैप्टर पर जो कि मेरा था पार्ट ए। पेज नंबर था सेकंड। आप सेकंड पेज पर वापस आइए, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अब आप देखिए मैंने जब आपको इनकम अंडर हेड सैलरी का कंप्यूटेशन बताया था तो सबसे पहले मैंने क्या रखा था, बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, फी, कमीशन, अर्नियर ऑफ सैलरी, ये सब। उसके बाद यहां पर देखिए मैंने ऐड किया था वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन एडिशन और इन लिeu ऑफ सैलरी। तो आपको यहां पर क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स। जो आपने परक्यूजिट दिए हैं ना अपने एम्प्लॉय को, उसकी वैल्यू कितनी है वो उसकी इनकम में टैक्सेबल करनी है, चाहे वो ए परक्यूजिट है, बी है, सी है, एक्सेट्रा। तो ये हमारा यहाँ पर टास्क है जो कि हमें कंप्यूट करना है कि कितनी वैल्यू होगी विच इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। फिर इसी तरह से मैं आपको लीव उस पर लेके आऊंगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ये भी मैं ऐड करवा दूंगा। और जब हम इतना कर लेंगे तो हमारा ये सिलेबस इनकम अंडर सैलरी वाला कंप्लीट हो जाएगा, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं द टाइप एंड द लिस्ट ऑफ द परक्यूजिट्स एंड उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। चलिए वापस आ जाइए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हेडिंग यही है, व्हाट आर दी परक्यूजिट्स एंड देयर टाइप्स। कौन कौन से परक्यूजिट होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं, और फिर हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ दीज परक्यूजिट। क्या होते हैं परक्यूजिट्स एक बार देख लेते हैं फिर से। द बेनिफिट्स और एमिनिटीज इन कैश और इन काइंड और इन मनी और in money's worth and amenities which are not convertible into money provided by the employers whether free or at a concessional rate। तो वो सभी बेनिफिट्स चाहे वो मनी है, इन काइंड है या मनीज वर्थ में है, वो सभी बेनिफिट आपको जब दिए जाते हैं तो उन्हें हम परक्यूजिट कहते हैं, चाहे आपको ये फ्री में दिए जाएं या चाहे कंसेशनल रेट पर दिए जाएं। कंसेशनल रेट का मतलब होता है 100 की चीज 20 में दे दी जाए, 80 की चीज 10 में दे दी जाए, या आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर दे दी जाए, जो कि अदरवाइज अगर आप किसी को देते तो ये 100 रुपए में आप देते, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉय को दे दी, तो जस्ट बिकॉज कि वो आपका एम्प्लॉय था और आपने उसे सस्ते में दे दी, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन परक्यूजिट। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि आप उसे बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे और वो बेनिफिट उस एम्प्लॉय को पहुंच गया, हेंस दैट विल बी द इनकम इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स को यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, जिसमें सबसे पहले परक्यूजिट्स आते हैं टाइप ऑफ परक्यूजिट्स की लिस्ट में, परक्यूजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज।
मतलब जैसे मैं आप देखिए अलाउंसेस में मैंने आपको बताया था कि 3 अलाउंसेस हैं, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्शियल टैक्सेबल, पार्शियल एग्जेम्प्ट। तो फुल्ली टैक्सेबल में मैंने बताया था जहां भी आपको ये अलाउंसेस दिखेंगे ना, दीज ऑल आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो जहां भी वो अलाउंसेस दिखेंगे वो सभी टैक्सेबल हैं। जहां भी आपको फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाले अलाउंसेस दिखेंगे, एग्जेम्प्टेड हैं, और पार्शियल वाले तो मैंने बता ही दिए थे। तो ऐसे ही परक्यूजिट्स के केस में भी है। कुछ परक्यूजिट ऐसे हैं विच आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, मतलब चाहे आपको मिले चाहे किसी दूसरे एम्प्लॉय को मिले। एम्प्लॉय की कैटेगरी में आपको आगे बताऊंगा, एक नॉर्मल एम्प्लॉइज है और एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज है। तो चाहे आपको मिले मतलब आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिले, दीज परक्यूजिट आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। किसी को भी दिए जाएंगे ये टैक्सेबल हो जाएंगे। So I will show the list of those perquisites which are taxable in the hands of all employee। मैंने यहां पर लिखी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। इसके बाद हमारे पास आते हैं टैक्स फ्री परक्यूजिट्स इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। मतलब कुछ ऐसे परक्यूजिट्स आएंगे आपके सामने विच आर कंप्लीटली टैक्स फ्री, उन पर कोई टैक्स नहीं है। चाहे आपको दिए जाए, आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दिए जाए, दोनों के हाथ में यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, टैक्स फ्री हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इसमें से कोई परक्यूजिट प्रोवाइड करता है विच इज डिफाइंड अंडर द लिस्ट ऑफ टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, तो चाहे आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, इस परक्यूजिट पर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। इसके बाद जो हमारे सामने परक्यूजिट आएंगे वो है परक्यूजिट्स टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो कुछ ऐसे परक्यूजिट होंगे जो कि अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को देंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे, और अगर आप उसे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को देंगे तो उनके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होंगे। तो यहां पर आप एक नोटिंग कर लीजिएगा, एम्प्लॉय को मैं यहां दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक हमारे होंगे नॉर्मल एम्प्लॉइज और एक कैटेगरी में आएंगे स्पेशल एम्प्लॉय। स्पेशल एम्प्लॉइज को मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा कि कौन है स्पेशल एम्प्लॉय। इसकी एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन हम पूरी करवा देंगे तो वो हमारे बन जाएंगे स्पेशल एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं और आपको ये वाले कुछ परक्यूजिट्स मिलते हैं, तभी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे। अगर मान लीजिए आपको परक्यूजिट मिलते हैं जो यहाँ लिस्ट में दिए गए होंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो वो परक्यूजिट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, ये वो परक्यूजिट होंगे जो केवल दिए ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को जाते हैं। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है ना, तो आप देखिएगा प्रैक्टिकली ये परक्यूजिट्स उन लोगों को नहीं दिए जाते विच आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो ये केवल दिए ही कुछ चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं, और वो चुनिंदा लोग ही अपने आप में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये परक्यूजिट्स जो इस लिस्ट में दिए गए होंगे तो वो केवल तभी टैक्सेबल होंगे इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय व्हेन दीज आर दी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिए हैं परक्यूजिट्स। कैटेगरी 1 आपको बताई जाएगी जो कि फुल्ली टैक्सेबल होंगे इन दी हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। कैटेगरी नंबर 2 जिसमें मैं आपको बताऊंगा विच आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, टैक्स फ्री होंगे, मतलब ये परक्यूजिट आप किसी को भी दे दो, टैक्स स्पेसिफाइड को दे दो, नॉर्मल को दे दो, एग्जेम्प्टेड है। और कैटेगरी 3 में मैं आपको बताऊंगा वो परक्यूजिट्स जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को अगर दिए जाएंगे तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, और अगर आप नॉन स्पेसिफाइड को दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, फिर टैक्सेबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स भूलिएगा नहीं, ये पूरे चैप्टर में हो सकता है काफी उतार चढ़ाव आएंगे आपके पास, चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स इतनी है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बारीकियां इतनी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा कि 3 कैटेगरी में परक्यूजिट्स डिवाइडेड है। एक कैटेगरी जो कि सभी के लिए टैक्सेबल है, एक कैटेगरी जो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, और एक कैटेगरी जिसमें जो परक्यूजिट दिए गए हैं लिस्ट में
वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो लिस्ट ऑफ परक्यूजिट्स, कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं जो परक्यूजिट की कैटेगरी इन तीनों कैटेगरी में डिफाइन है, फिर उनकी वैल्यूएशन समझेंगे। आप अगर पॉइंट से भटके नहीं है, जो मेरा डिस्कशन का पार्ट था वो यही था कि सबसे पहले मैं आपको टाइप ऑफ परक्यूजिट्स बताऊंगा, फिर मैं उसके बाद आपको वैल्यूएशन बताऊंगा। तो पहले लिस्ट दिखा देता हूं आपको कौन कौन से परक्यूजिट हमें पढ़ने हैं, किस कैटेगरी में कवर होंगे वो परक्यूजिट। और जब हम लिस्ट को देखेंगे तो हर एक परक्यूजिट को पकड़ेंगे और उसकी वैल्यूएशन समझेंगे कि इस परक्यूजिट की वैल्यूएशन कैसे होनी है और कितनी होनी है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं लिस्ट नंबर 1, परक्यूजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ये परक्यूजिट अगर आपने किसी को भी पकड़ा दिए, आपका चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय है चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहला परक्यूजिट आपके सामने है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो अभी मैं आपसे केवल ऊपर ऊपर से बातें करूंगा, केवल नाम बताऊंगा, नेचर बताऊंगा, वैल्यूएशन में अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी वाले पार्ट में मैं आपके साथ वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी मैं केवल आपको लिस्ट बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इन सभी परक्यूजिट्स पर फिर से लौट के आऊंगा वैल्यूएशन के पार्ट पे। तो जब मैं इनकी वैल्यूएशन बताऊंगा ना, तब मैं आपको इस वाले की पूरी पीएचडी करवाऊंगा कि रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है, कैसे कंप्यूट होता है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है? जब आप अपने एम्प्लॉय को कहते हैं ये घर ले लो, मुझे किराया मत देना, तुम मेरे इस घर में रह लो, आपका फ्लैट है खाली पड़ा है, आपने एम्प्लॉय को दे दिया, दैट इज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपने रेंट के बिना उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। एचआरए में और इसमें फर्क है, इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा आज के बाद आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो एचआरए में और आरएफए में फर्क है। एचआरए में आप उसे अलाउंसेस देते हो, आप कहते हो पैसे लो, किराया दे देना जहां भी रहो। रेंट फ्री एकोमोडेशन में आप क्या कहते हो, पैसे नहीं दूंगा, घर दूंगा, घर में रहो। ठीक है, एक्सेप्शन है, छोड़ दीजिएगा, डिस्कशन का पार्ट बना लेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है एकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेंट, ये दूसरे नंबर का परक्यूजिट है। एकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेंट का मतलब है मेरा घर है, आप उस घर में किराए पे रहो, लेकिन बिल्कुल फ्री में तो घर नहीं दूंगा, एक आपसे नॉमिनल सी वैल्यू चार्ज करूंगा। वैसे जनरली मैं मार्केट में इस घर को किराए पर देता तो 20,000 रुपए मेरा किराया पक्का था, लेकिन आप क्योंकि मेरे एम्प्लॉय हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 5,000 8,000 रुपए ही दे देना, 10,000 रुपए दे देना। तो जब मैं आपको कोई घर देता हूं रहने के लिए, लेकिन फ्री में नहीं देता हूं, रेंट फ्री नहीं है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, बदले में मैं आपसे रेंट लूंगा, लेकिन वो कंसेशनल होगा, तो उसे मैं कहता हूं एकोमोडेशन एट अ कंसेशन इन रेंट, कंसेशनल एकोमोडेशन। क्लियर है? तो इन दोनों की ही टैक्सेबिलिटी में आपको वैल्यूएशन के पार्ट में समझाऊंगा कि कितना पार्ट इसका टैक्सेबल होता है। चलिए, तीसरे नंबर पर जो आपके सामने परक्यूजिट दिया गया है, दैट इज द पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, that is amount paid by an employer in respect of any obligation which otherwise would have been payable by the employee। अगर एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब है लाइबिलिटीज, तो अगर एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटीज या कोई ऑब्लिगेशन जो कि एम्प्लॉय ही द्वारा पे की जाती, लेकिन अब आपके एम्प्लॉयर ने उसको सेटल कर दिया या पे कर दिया या इंकर कर दिया या उसके बदले कोई लाइव मतलब एक्सपेंस इंकर किया या अमाउंट पे किया, तो वो वैल्यू या वो फैसिलिटी या वो बेनिफिट भी आपके लिए परक्यूजिट है और ये भी सभी लोगों के लिए टैक्सेबल हो जाता है। सो एनी पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय अदरवाइज भी इंकर करता, तो वो इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल हो जाएगी एज अ परक्यूजिट। इसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट इज एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिम्बर्स द सैलरी ऑफ पेड टू द सर्वेंट। मान लीजिए आपने कोई सर्वेंट रखा और उस सर्वेंट की सैलरी आपका एम्प्लॉयर बियर करता है, पे कर देता है।
then it become an obligation which the employee would have discharged even if the employer did not reimburse the same. तो ये जो सर्वेंट वाली फैसिलिटी है, ये तो एम्प्लॉय तब भी अपने पास रखता अगर उसका एम्प्लॉयर उसको ये पैसे ना देता, हेंस इट विल बी अ परक्यूजिट। तो इसको मैं कहूंगा परक्यूजिट, और ये कवर होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में, एंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, और ये सभी एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल भी हो जाता है। चलिए इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे परक्यूजिट, amount payable by employer directly or indirectly to effect an assurance on the life of SSC। तो मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दे, आपका एम्प्लॉयर आपके बदले आपकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दे, या ऐसा कोई अमाउंट पे करे जिससे आपकी लाइफ एश्योरेंस इफेक्ट होती है, इंपैक्ट होती है, मतलब उसका प्रीमियम अल्टीमेटली पे हो जाता है बाय द एम्प्लॉयर, तो वो वैल्यू, वो बेनिफिट भी आपके लिए परक्यूजिट है, एंड दैट वैल्यू और बेनिफिट इज आल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज एन परक्यूजिट। तो इसको भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन के चैप्टर में, सॉरी वैल्यूएशन वाले पार्ट में, जब मैं आपके साथ वैल्यूएशन डिस्कस करूंगा, और ये मेरा कवर होगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। तो जब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आऊंगा वहां पर मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्सेबल होगा। इसके बाद आइएगा पेज नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 5, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर बाय द एम्प्लॉयर। आप सभी ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं लॉ में पढ़ा होगा या अकाउंट्स में पढ़ा होगा, स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर मतलब जब एक एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के ही शेयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो अगर एक एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के शेयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो भी एक परक्यूजिट है, और इसकी भी वैल्यूएशन यहां पर होगी, just to know how much amount is to be taxable in the hands of employee। कैसे होगी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, amount or aggregate of amounts or of any contribution made to the on account of the SSC by employer in recognized provident fund, in NPS new pension scheme, or an approved superannuation fund by the employer to the account of SSC to the extent exceed rupees 7,50,000। तो अगर एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, एनपीएस में या सुपर एन्युएशन फंड में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो भी आपके लिए परक्यूजिट है, और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 7th नंबर पॉइंट पर आता है एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। Okay, it is a repeated point, I believe. So point number 6 and 7 are same. You can just ignore the point number 7. सेम चीज है, बस थोड़ी उसकी प्रेजेंटेशन अलग है। 8th नंबर पर आता है एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एम्यूनिटीज। तो अगर आपने कोई और फ्रिंज बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को दिए हैं या एम्यूनिटीज दी हैं तो वो भी आपके लिए परक्यूजिट बन जाएंगी। एम्प्लॉयर को उस परक्यूजिट पर टैक्स देना होगा। क्या क्या आती हैं अदर बेनिफिट्स और अदर फ्रिंज बेनिफिट और एम्यूनिटीज में, एक बार इसकी लिस्ट देख लीजिएगा। जस्ट मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगा, वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप अदर बेनिफिट्स पर एक बार आएंगे, विच इज ऑन द पेज नंबर 6 पर आप देखिएगा, सबसे ऊपर लिखी है फैसिलिटीज, सॉरी 5 से स्टार्ट हो गई हैं। फ्रिंज बेनिफिट और एम्यूनिटीज में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, कंसेशनल रेट ऑफ लोन। आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दे दिया, अगर वो यही लोन बाजार में लेने जाता, बैंक से लेने जाता तो उसे 12%, 10% पर लोन मिलता, लेकिन आपने उसे 6%, 5%, 2% पर ये लोन दे दिया, तो ये भी तो एक बेनिफिट ही है। तो इट इज टू बी कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट या अदर एम्यूनिटीज। दूसरा, आपने उसे फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलिडे या होम एकोमोडेशन दे दी।
तो अगर आप ऐसी कोई फैसिलिटी या कोई फीचर उसे देते हैं तो वो भी उसके लिए अदर बेनिफिट है, अदर फ्रिंज बेनिफिट की कैटेगरी में कवर होते हुए ये परक्यूजेट बन जाएगा। फ्री में खाना या फ्री में रिफ्रेशमेंट दे दी, बेनिफिट है। गिफ्ट दिए आपने एम्प्लॉइज को, आपको कंपनीज में कभी कभी गिफ्ट वाउचर मिलते होंगे, तो वो सब आपके लिए परक्यूजेट्स हैं। डरने की बात नहीं है, वहां पर बताऊंगा कि एक लिमिट तक परक्यूजेट नहीं है, उसके बाद परक्यूजेट है। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल आपके एम्प्लॉयर पे कर दे, परक्यूजेट है। आपके क्लब की फैसिलिटीज वो पे कर दे, परक्यूजेट है। आपको आपका एम्प्लॉयर कोई मूवेबल एसेट दे दे यूज करने के लिए, अपना लैपटॉप दे दे, अपना कोई एसेट दे दे आपको यूज करने के लिए, परक्यूजेट है। आपको वो सेल कर दे कम दाम पर, आपको एक लैपटॉप 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप आपको 10,000 रुपए में बेच दे आपका एम्प्लॉयर, परक्यूजेट है। या एनी अदर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ऐसा कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया, ये सब अदर परक्यूजेट्स है, अदर फ्रिंज बेनिफिट है, और ये सब टैक्सेबल होने वाले हैं इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। आप नॉर्मल हो, स्पेसिफाइड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज ए परक्यूजेट्स। वापस आ जाइएगा, यहां पर एक नोट है पॉइंट नंबर 8 के बाद, छोड़ दीजिएगा, इसको मैं आपको कवर कर पाऊंगा जब मैं आपके साथ बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऑन द लाइफ ऑफ एश्योरेंस। तो जब मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करूंगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, वहां पर मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 4 के साथ जो एसोसिएटेड नोट है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सुपर एन्युएशन फंड वाला। तो स्टूडेंट्स ये थी वो पूरी लिस्ट जो सभी के लिए टैक्सेबल है एज ए परक्यूजेट, चाहे आप नॉर्मल हैं चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, आपको परक्यूजेट्स पर टैक्स देना होगा। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी, वो परक्यूजेट्स विच आर टोटली टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। आप स्पेसिफाइड हो, नॉर्मल हो, अगर आपको ये परक्यूजेट मिलते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपको ये परक्यूजेट मिलेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना है। दीज आर दी टोटली टैक्स फ्री परक्यूजेट्स। जैसे अगर आपको आपका एम्प्लॉयर टेलीफोन दे दे यूज करने के लिए कि भाई आप देखो कंपनी में काम करते हैं, आपको हो सकता है पर्सनल कॉल्स भी करनी पड़ती हो सकता है आपको ऑफिशियल कॉल्स भी करनी पड़ती हो, तो आप एक काम करो, ये फोन ले लो, कंपनी ने आपको फोन दे दिया, टेलीफोन दिया, दैट इज टू बी टैक्स फ्री परक्यूजेट। तो आपको इस पर टेंशन नहीं लेनी, ये टैक्स फ्री परक्यूजेट है, इसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, इसका कोई टैक्सेबल अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में नहीं जोड़ा जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कैब फैसिलिटीज आप सभी को पता होगा, जो एमएनसीज हैं इंडिया में काम कर रही हैं, दिल्ली टू गुड़गांव और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और विद इन अ स्टेट ऑल्सो, आपको कैब फैसिलिटी देती हैं घर से ऑफिस लाने के लिए, ऑफिस से घर लाने के लिए। तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, दैट इज अगेन नॉट टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ, चाहे आप स्पेसिफाइड हैं नॉन स्पेसिफाइड हैं, दैट इज दी टोटली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रिविलेजेस पासिस एंड टिकट। तो अगर आपको प्रिविलेजेस पासिस दे दिए जाते हैं या कोई टिकट्स दे दी जाती हैं, जैसे जनरली क्या होता है, रेलवेज एम्प्लॉय, रेलवे हमेशा अपने एम्प्लॉय को एक प्रिविलेज पास देती है। प्रिविलेज पास का मतलब होता है कि अगर रेलवे का एम्प्लॉय इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करता है रेलवे से, तो उसको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, उसके पास एक पास रहेगा, वो उस पास के बेसिस पे फ्री में अपना रिजर्वेशन करवा सकता है, किसी भी ट्रेन में वो एंटर कर सकता है और ट्रेवल कर सकता है, उसको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और यहां तक कि यहां ही नहीं, उस एम्प्लॉय की फैमिली को भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रिविलेजेस पासेस एंड टिकट्स। तो अगर प्रिविलेजेस पासेस इंडियन रेलवे ने अपने एम्प्लॉय को दिए हैं तो वो यहां पर एग्जेम्प्टेड हैं, उस पर कोई परक्यूजेट टैक्स नहीं लगाया जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। फोर्थ नंबर पर आता है परक्यूजेट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपको कोई परक्यूजेट्स दिए गए हैं विच इज गिवन इन द आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी परक्यूजेट आपके टैक्सेबल नहीं होंगे, दोस परक्यूजेट आर एग्जेम्प्टेड।
इसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो अगर आपका एम्प्लॉयर ग्रुप स्कीम में आपका कोई इंश्योरेंस करा दे, तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। इसके बाद आता है एनुअल प्रीमियम बाय द एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो अगर आपका कोई पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लिया गया है बाय द एम्प्लॉयर और उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा एज ए परक्यूजिट। रिफ्रेशमेंट अगर आपको दी जाती है, टैक्सेबल नहीं है, फ्री परक्यूजिट है, टैक्स फ्री परक्यूजिट है। सब्सिडाइज लंच, 50 रुपए का खाना आपको सब्सिडी में दिया जाता है, आपसे केवल 20 रुपए लिए जाते हैं, 40 रुपए लिए जाते हैं, एक्सेट्रा। कंपनीज टू कंपनीज वेरी करता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। तो अगर आपको सब्सिडाइज लंच दिया गया है, अगेन इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, इट इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अगर आपको दी जाती हैं, अगेन एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री परक्यूजिट्स है, टैक्सेबल नहीं होगी। इसके आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 10, अमाउंट स्पेंट ऑन अ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दे, कोई ट्रेनिंग है, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, किसी की भी कोई ट्रेनिंग है, आप उस ट्रेनिंग पर जाते हैं और आपका एम्प्लॉयर उसके लिए कुछ अमाउंट स्पेंड करता है, इनकर करता है, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 11 देखिएगा, सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ और एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, जो कि एक कंडीशन पर बेस्ड है, जो कि नीचे लिखी हुई है, सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर टू आरपीएफ और एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड एस्टैब्लिश अंडर द कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो अगर ये कोल माइन से रिलेटेड है और वहां पर आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो भी आपके लिए परक्यूजिट नहीं बनाया जाएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन, अगर आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, एलटीसी जिसको हम नाम देते हैं, तो वो भी आपके लिए परक्यूजिट नहीं होगा, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन योर हैंड। लेकिन कंडीशन है, वैल्यू ऑफ द लीव ट्रेवल कंसेशन प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जज और अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट विदाउट एनी कंडीशन। तो केवल अगर वो हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या उनके फैमिली मेंबर को दिया जाता है, तभी एग्जेम्प्टेड है। अगर वो किसी और को दिया जाता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, जो मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा कि एलटीए कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज अगर आपको मिलती हैं, एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री परक्यूजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टैक्स नहीं देना। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा, टैक्स फ्री परक्यूजिट होगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस टू एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर एंड अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन अ पार्लियामेंट। तो इनको भी अगर कोई एकोमोडेशन देते हैं रेंट फ्री, तो वो भी परक्यूजिट इनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, दैट इज द कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट, टैक्स फ्री परक्यूजिट होगा इन लोगों के हाथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जज एंड द सुप्रीम कोर्ट जज। तो अगर हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्वेंस की कोई फैसिलिटी दी जाती है, that will also be a tax free perquisite in the hands of high court judges and supreme court judges। तो स्टूडेंट्स, ये है वो 16 परक्यूजिट्स जो कि एग्जेम्प्टेड होंगे इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, चाहे आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, आपको इस पर टैक्स नहीं देना है। इसमें से कुछ परक्यूजिट ऐसे हैं जो कंडीशन बेस्ड हैं, जैसे एक ये एलटीसी वाला, सी वाला, इसके बाद एक कन्वेंस वाला, रेंट फ्री, और ये रेंट फ्री यहां पर मैंने कंडीशन जोड़ दी है, इवन ये कोल माइन वाला भी कंडीशनल है, तो इनके लिए टैक्स फ्री है। और बाकी जो अगर किसी को मिलता है तो वहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, जो ओवर द चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, दो बातें हमने पढ़ ली। परक्यूजिट एक वो परक्यूजिट जो सभी के लिए टैक्सेबल होंगे, एक वो परक्यूजिट
जो सभी के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। मतलब ऐसे परक्यूजिट जो चाहे आप किसी को भी दे दो टैक्स लगेगा, जो मैंने आपको लिस्ट 1 में बताए थे। यहां पर एक दूसरे परक्यूजिट आएंगे जो सभी के लिए टैक्स फ्री हैं, जो मैंने आपको यहां से डिस्कस करवाए। मतलब किसी को भी दे दो टैक्स नहीं लगेगा, हालांकि उसमें कुछ इंटरनल कंडीशंस हैं, वो आपने देख ली हैं। अब तीसरे परक्यूजिट ऐसे आएंगे हमारे सामने जहां पर अगर ये परक्यूजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दिए जाएंगे तो तभी वो टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होंगे। मतलब कुछ ऐसे परक्यूजिट हैं जो अगर केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेंगे तभी टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पर है तीसरे नंबर के परक्यूजिट्स जो कि केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। आप यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, परक्यूजिट्स टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहां पर, एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय which is discharged by the employer is a perquisite। यही हमने अभी तक पढ़ा। in the hands of employee as per section 17 subsection 2 clause 4। in other words, the value of any benefit or amenities granted or provided free of cost or at a concessional rate which have not been included in 1 and 2 above will be taxable in the hands of specified employee। तो वो सभी परक्यूजिट जो हमने ऊपर नहीं कवर किए हैं 1 and 2 में, और वो परक्यूजिट आप देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे इन दी हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बट आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये जो परक्यूजिट मैं अब आपको दिखाऊंगा ये केवल दिए ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को जाते हैं, ये किसी ऐसे वैसे एम्प्लॉय को तो दिए ही नहीं जाते। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि ये उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। यस, उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगा, बट ये दिए ही उन्हीं को जाते हैं, इसलिए ये उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। बट स्टिल हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में तो हमारे को क्या करना है, अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और ये परक्यूजिट है तो ये उसके हाथ में टैक्सेबल करने हैं। अब हम एग्जामिनर से तो लड़ेंगे नहीं कि आपने ये परक्यूजिट एक नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को क्यों दे दिए, ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर उसने बोला ये नॉन स्पेसिफाइड को है तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करना, वो बोले स्पेसिफाइड को है तो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर करना। आप उससे लड़ने मत बैठना कि नहीं हमें तो सर ने ये बताया था, ऐसा होता ही नहीं है। होने को तो देखो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। चलिए क्या क्या है वो फैसिलिटीज, क्या क्या है वो परक्यूजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दिए जाती है। एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ स्वीपर, आपके यहाँ स्वीपर की फैसिलिटी दे दी, आपको स्वीपर दे दिया, उसकी सर्विस दे दी, तो ये आपके लिए परक्यूजिट बन जाएगा। गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, फ्री और कंसेशनल यूजेस ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशनल फैसिलिटी एंड द यूज ऑफ मोटर कार। तो अगर आपको मैं ये सारे फैसिलिटीज दे दूं या इनमें से कोई भी फैसिलिटीज दे दूं, then this will be the perquisite which is going to be taxable in the hands of employee as a perquisite, अगर वो employee specified employee है, only तभी वो taxable होगा in the hands of specified employee। चलिए जी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का क्या मतलब होगा, वैसे तो मैं आपके साथ डिटेल में भी बात करूंगा इसके बारे में, बट अभी के लिए आप इतना समझिए, अगर कोई पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है या ऐसा कोई पर्सन जिसका कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर वोटिंग पावर। तो अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या आप कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि आप कंपनी में 20% से ज्यादा के शेयर होल्ड करते हैं या वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, या फिर आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसमें आपकी सैलरी एक्सीड हो जाती है 50,000 रुपए से, नॉट फ्रॉम द सिंगल एम्प्लॉयर, बल्कि जितने भी आपके एम्प्लॉयर हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उन सबसे आपको सैलरी मिलती है और वो सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, मतलब आपकी इनकम जो है सैलरी में वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, चाहे वो एक एम्प्लॉयर से हो चाहे मल्टीपल एम्प्लॉयर से हो, तो उस केस में आप
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएंगे। और अगर आप एक बार स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गए तो जो ऊपर मैंने आपको परक्यूजिट्स अभी दिखाए थे वो सब आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है द लिस्ट ऑफ द परक्यूजिट्स, कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फुल्ली टैक्स फ्री परक्यूजिट, फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स एंड वो परक्यूजिट्स जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ही टैक्सेबल होंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं इनका वैल्यूएशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें समझने हैं, और फिर मैं आपको हर उस एक परक्यूजिट की वैल्यू बताऊंगा कि कैसे आपको उसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है, ताकि जब आप यहाँ पर इनकम कंप्यूट करें तो आपको पता चले कि मुझे ये वैल्यू है जो यहाँ पर इनकम का पार्ट बनानी है, ये इसकी वैल्यू है जो मुझे यहाँ पर इनकम का पार्ट बनानी है। तो अब मैं आपको एक एक करके इन सभी परक्यूजिट्स की जो मैंने आपको लिस्ट में दिखाई है उन एक एक परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यूज कंप्यूट करना बताऊंगा कि हमें कैसे यहां पर इनकी वैल्यूज कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने परक्यूजिट की लिस्ट में सबसे पहला परक्यूजिट आपके सामने रखा था रेंट फ्री एकोमोडेशन विच इज टैक्सेबल इन ऑल एम्प्लॉइज। तो अगर आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है किसी को भी तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगा। अब यहां पर मैंने ये तो समझ लिया रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा, लेकिन कितना होगा, सवाल मेरे सामने है कितना होगा। तो ये जो कितना होगा वाला जो सवाल है इसके लिए मुझे अपना सेकंड फेज समझना है विच इज टू बी कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट। तो अब मैं आपको समझाऊंगा ओवर दी रिमेनिंग क्लास आज की, और एक क्लास में और लूंगा परक्यूजिट की वैल्यूएशन के ऊपर। सो आई विल कवर दिस टॉपिक इन दी 2 क्लासेस, एक आज की क्लास एक अगली क्लास, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, मैं नहीं चाहता एक क्लास में ओवर हो जाए, तो इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे। तो आज की इस क्लास में हम कुछ परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन समझेंगे और फिर हम अगली एक क्लास में रिमेनिंग परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे निकालनी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। सबसे पहला परक्यूजिट रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसके केस में वैल्यू कैसे निकलेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या था, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि मेरे पास एक मकान है, मेरे पास हो सकता है लॉज हो, मकान हो, फ्लैट हो, हाउस हो, व्हाटएवर। आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि अब मैं आपको एचआरए नहीं दूंगा, आप किराए पर मत रहने जाओ, अब मैं आपको मेरा मकान दे दूंगा, आप वहां रहो और बिना किराए के रहो या सस्ते किराए पर रहो, कम किराए पर रहो। तो इसको हम कहते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन आपने जब अपने एम्प्लॉय को दिया तो क्योंकि ये टैक्सेबल परक्यूजिट है, टैक्सेबल परक्यूजिट है तो सवाल ये आता है कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितनी इनकम जोड़ूं उस एम्प्लॉय की इनकम में उस मकान के रेस्पेक्ट में जो मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया है एज ए वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, एज अ पार्ट ऑफ परक्यूजिट। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यूएशन समझनी है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे होगी या एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेंट, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी हो सकता है अनफर्निश्ड हो और एक प्रॉपर्टी हो सकता है फर्निश्ड हो। मतलब जो प्रॉपर्टी आपने अपने एम्प्लॉय को दी है रहने के लिए, हो सकता है वो फर्निश्ड प्रॉपर्टी हो, उसमें सोफा, फ्रिज, टीवी एंड फर्नीचर वाली फैसिलिटी, बेड, ये सब लगे हुए हों। दूसरी अनफर्निश्ड हो, आपने केवल घर दिया हो, दीवारें हैं घर में और सामान कुछ भी नहीं है, आपने बोला सामान आपका अपना होगा, घर केवल मेरा है, घर में जाके रह लो। दूसरा केस जहां पर आपने बोला तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस अपने कपड़े ले आना, खुद आ जाना, अपने फैमिली मेंबर ले आना और रह लो, घर में सामान तुम्हें पूरा मिल जाएगा, फर्नीचर और बाकी फैसिलिटी सब मिलेगी। ठीक है जी, तो घर 2 तरह के हो गए, या तो फर्निश्ड हो गए या अनफर्निश्ड हो गए। अब एक एक करके इसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं कि कैसे किसके हाथ में कितना कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको सरकार ने घर दिया है रहने के लिए, देती है ना। आप अगर आप में से कोई किसी के पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स मिले हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से सोसाइटी में घर मिले हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में फ्लैट मिले हो। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब घर मिलता है जिसका आपको किराया नहीं देना होता, तो उस केस में क्या अमाउंट होगा जो आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा, वो यहां पर समझाया गया है। पढ़िए जी। In case of a rent-free accommodation provided by the central or state government to its employee, the perquisite value shall be the license fees determined by the rule framed by the government। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, तो आपके लिए जो रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्यूजिट टैक्सेबल होगा वो उस वैल्यू से होगा विच इज द लाइसेंस फी बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंस फीस डिटरमाइन की होगी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, सोसाइटी की, लोकेलिटी की, फ्लैट की, वो लाइसेंस फीस आपकी इनकम बन जाएगी। अब ये लाइसेंस फीस आपको एग्जाम में दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, तो आपको लाइसेंस फीस एग्जाम में दी जाएगी, क्योंकि ये तो आप याद रख ही नहीं पाओगे ना दोस्त। ये तो इतनी है, हर जगह की अलग होगी, हर सेक्टर की अलग होगी। तो लाइसेंस फीस आपको एग्जाम में दी जाएगी, ये आपको याद नहीं रखनी, बस आपको इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा तो लाइसेंस फीस is going to be taxable in the hands of employee in case of a when he or she is a government employee। अब बात करते हैं दूसरे केस में, जब आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मतलब अब आप प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, अब आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में आपके लिए आरएफए कैसे कैलकुलेट होगा। आप अगर भूले नहीं हैं तो मैं इसे आरएफए ही कहता हूं, मैंने बताया था आपको। दिस इज टू बी कॉल्ड एज एन आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। चलिए, इन केस ऑफ आरएफए यहां पर दो केसेस में बातें डिवाइड हैं। अब दो केसेस क्या हैं। पहला केस, जो प्रॉपर्टी आपको आपके एम्प्लॉयर द्वारा दी गई, या तो वो प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर की खुद की थी, या दूसरा केस, जो प्रॉपर्टी आपको एम्प्लॉयर द्वारा दी गई, एम्प्लॉयर की वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, एम्प्लॉयर खुद उसे कहीं से किराए पर लेके आया था। मतलब ऐसा हो सकता है ना, आप अपने एम्प्लॉय को ये कहें कि भाई मेरे पास एक घर पड़ा है, मेरा खुद का घर है, खाली पड़ा है, तुम वहां रह लो, तो इसको मैं क्या कहूंगा, when the property is owned by the employer, मेरी खुद की प्रॉपर्टी थी। दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं एम्प्लॉयर हूं, एम्प्लॉय को ये बोल रहा हूं, एम्प्लॉय मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मेरी नहीं है, लेकिन मैंने खुद उसे कहीं से किराए पर लिया है, मैंने बाहर किसी से उठा रखी है, वो प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में ले रखी है, मतलब वो प्रॉपर्टी मेरे पास है, लेकिन आई एम नॉट अ ओनर दैट प्रॉपर्टी, उसका किराया मैं भी किसी को पे करता हूं, तो वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे देता हूं रहने के लिए। तुम बाजार में किराए पर लेने जाओगे तो बाहर तुम किराया मत देना, तुम वो प्रॉपर्टी ले लो और मैं तुम्हें रेंट फ्री में वो प्रॉपर्टी दे दूंगा। ऑल्दो वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, एम्प्लॉयर की नहीं है, एम्प्लॉयर खुद उस प्रॉपर्टी को कहीं से रेंट पर लेके आया है या उसने कहीं बाहर उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ दो सिनेरियो बना दिए गए। when the accommodation is not owned by the employer, मतलब जो आपको एकोमोडेशन दिया जा रहा है वो खुद एम्प्लॉयर का है ही नहीं, एम्प्लॉयर खुद उसको ओन नहीं करता, बाहर पैसे देगा, या एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एकोमोडेशन आपको दिया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का एकोमोडेशन है। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताइएगा, अगर एम्प्लॉयर का वो खुद का एकोमोडेशन है
या एम्प्लॉयर का वो खुद का एकोमोडेशन नहीं है और आपको वैल्यूएशन इसका निकालना हो कि कितना आप इसका पार्ट टैक्सेबल करोगे इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दोनों के जो तरीके होंगे, जो लॉ ने यहाँ पर रूल बताया, वो अलग अलग है। तो सबसे पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। व्हेन एकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब ये हुआ कि जो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, उस एकोमोडेशन का किराया या उस एकोमोडेशन के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई एक्सपेंस एम्प्लॉयर भी इंकर करता होगा, जो वो बाहर किसी को पे करता होगा। क्लियर? चलिए, इन केस ऑफ accommodation taken on a rent by the employer and given to the employee, the taxable value of the perquisite shall be least of the following. इनमें से जो भी कम होगा वो हम टैक्सेबल वैल्यू बना देंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। पहला, 15% ऑफ RFA सैलरी, रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी। आपको याद होगा मैंने जब आपको HRA बताया था तो मैंने वहां पर बताया था कि इनकम टैक्स में सैलरी के हेड में बहुत सारी जगह पर सैलरी का मतलब आएगा कि आपको इतना परसेंट ऑफ सैलरी करना है और हर जगह पर सैलरी का कुछ अलग मतलब लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सैलरी का मतलब है वो HRA से अलग है। HRA में सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस कमीशन प्लस DA, कमीशन भी फिक्स परसेंटेज टर्नओवर वाला और DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी वाला, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला। तो यहाँ पर जो आपको 15% करना है वो वाली सैलरी नहीं है विच वॉज डिफाइंड इन दी HRA। यहाँ पर जो सैलरी का मतलब है वो दूसरा है। तो यहाँ की जो सैलरी का मतलब है वो आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सैलरी का मतलब होगा बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, DA इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, जितने भी आपको अलाउंसेस मिले हैं उन सभी का टैक्सेबल पोर्शन कंप्यूट होगा, वो यहाँ पर प्लस किया जाएगा। प्लस बोनस कमीशन फीस ये हो जाएगी, और लीव सैलरी रिसीव बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, तो लीव सैलरी अगर आपको मिली है वो भी यहाँ पर प्लस हो जाएगी। इतना करके जो मतलब आएगा या इतना करके जो सैलरी आएगी वो सैलरी आपके लिए यहाँ पर काम की है और आपको उसका 15% यहाँ लेना है वाइल कंप्यूटिंग दी रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो 15% सैलरी का लेना है और साथ में आपको करना है रेंट चार्ज और पेड बाय दी और पेबल बाय दी एम्प्लॉयर टू आउटसाइड पर्सन। तो यहाँ पर जो भी रेंट आपके एम्प्लॉयर ने पे किया होगा, जिससे वो प्रॉपर्टी उसने रेंट पर ली होगी, वो वैल्यू, और 15% ऑफ द RFA वाली सैलरी जो आएगी वो वैल्यू, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्यूजिट। तो वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी फॉर दैट परक्यूजिट विच इज द रेंट फ्री एकोमोडेशन। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मान लीजिए आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, आपके प्राइवेट एम्प्लॉई ने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी रहने के लिए दे दी, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए दे दी, जिस प्रॉपर्टी को आपका एम्प्लॉयर खुद ओन्ड नहीं करता है, मतलब वो खुद उसे किराए पर लेके आया है, तो आपके लिए जो इनकम टैक्सेबल होगी, परक्यूजिट टैक्सेबल होगा, वो होगा 15% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, और जो रेंट आपका एम्प्लॉयर पे करके आया होगा, उन दोनों में जो भी कम होगा दैट विल बी दी पार्ट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट इन योर हैंड्स। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर उस प्रॉपर्टी को ओन्ड करता है, अब तो अगर वो उस प्रॉपर्टी को ओन्ड करता है तो उसने रेंट तो कुछ दिया ही नहीं होगा। जो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देख पा रहे हैं, रेंट चार्ज बाय दी आउटसाइडर, या जो उसने एक्सपेंस इंकर किया होगा, तो यहाँ तो कोई एक्सपेंस उसने इंकर किया ही नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे होगी? केस नंबर 2, एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का होगा, तो इन केस ऑफ accommodation is owned by the employer and given to the employee, the taxable value of the perquisite shall be computed as under, तो उसको ऐसे कंप्यूट करेंगे। अब कंप्यूट करने का मैनर यहाँ पर ये होगा कि अगर वो प्रॉपर्टी आपको ऐसी जगह पर दी गई है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, तो 7.5% ऑफ द सैलरी, जो सैलरी नीचे बताई गई है।
अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है, तो 10% ऑफ द सैलरी करेंगे। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 15% ऑफ द आरएफए सैलरी करना होगा। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसके बाद आते हैं। अच्छा, यहाँ पर सैलरी में ही एक चीज और है। तो जब आप सैलरी में ये सब इंक्लूड करेंगे तो आप यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल परक्यूजेट्स, मतलब आपको बाकी जो परक्यूजेट्स है उनकी वैल्यू छोड़ दीजिएगा। एनी पेमेंट ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट वो छोड़ दीजिएगा। अरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो जब आरएफए सैलरी आप कंप्यूट करेंगे, आपको ये चीजें प्लस करनी है और ये चीजें आपको एक्सक्लूड कर देनी है। अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है आरएफए का कॉन्सेप्ट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी तक की सिचुएशन समराइज कर देता हूं फिर से। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट क्वार्टर दिया है, गवर्नमेंट फ्लैट दिया है, तो उस केस में आपको लाइसेंस वैल्यू उठानी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है और आपको प्राइवेट एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो उस प्रॉपर्टी को एम्प्लॉयर ओन्ड करता है या उस प्रॉपर्टी को एम्प्लॉयर ओन्ड नहीं करता है। अगर वो ओन्ड करता है तो विच एवर इज लीस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। पहला, जितना उसने अगर वो उसको ओन्ड नहीं करता है तो विच एवर इज लीस्ट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। पहला, जो उसने रेंट पे किया होगा या एक्सपेंस इंकर्ड किया होगा टू गेट दैट प्रॉपर्टी, और 15% ऑफ आरएफए सैलरी विच एवर इज लीस्ट, ये वैल्यू आपकी टैक्सेबल पोर्शन बन जाएगी। और अगर वो उस प्रॉपर्टी को ओन्ड करता है तो वहां फिर तीन चीजें देखनी है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन पर दी गई है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख रुपए तक 10 लाख तक है, तो 7.5% लेना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है, तो 10% लेना है। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ द आरएफए सैलरी लेना है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी। आरएफए सैलरी का मीनिंग यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि क्या आपको इंक्लूड करना है और क्या आपको इंक्लूड नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी या तो फर्निश्ड हो सकती है या अनफर्निश्ड हो सकती है। तो अभी तक की बातें जो मैंने आपको बताई वो अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताई। आपको जो एकोमोडेशन दिया गया है वो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, मतलब फर्नीचर वहां पर नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको फर्नीचर भी दे दिया जाता है, प्रोसेस में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा मैंने अभी तक आपको सिखाया वैसा ही चलेगा, बस उसमें एक फर्नीचर की वैल्यू जोड़ देंगे। मतलब आरएफए आप जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, जस्ट यू हैव टू ऐड अ फर्नीचर वैल्यू इन दैट। अब वो वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। वेयर द फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अलोंग विद द एकोमोडेशन। तो अगर आपको फर्नीचर भी साथ में दिया जाता है और वो फर्नीचर एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड नहीं होता है, तो आप सपोज कीजिए जो फर्नीचर आपको दिया गया है आपके एम्प्लॉयर द्वारा वो उसका अपना फर्नीचर नहीं है, देन ऑब्वियसली वो उस फर्नीचर को रेंट पर लेके आया होगा। तो जो भी वो रेंट उसका पे करेगा वो आपकी वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। आप ऐसे देखिए, अगर वो ये फर्नीचर वो ना लाके देता, आप खुद लाते, तो आप 100 रुपए खर्च करते। अब वही फर्नीचर उसने 100 रुपए खर्च करके आपको दे दिया, तो अल्टीमेटली आपके लिए कितना बेनिफिट हुआ? 100 रुपए का। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि अगर वो फर्नीचर आपका एम्प्लॉयर ओन्ड नहीं करता है तो इसका मतलब वो उस फर्नीचर को किराए पर लाया है, और क्योंकि वो उसे रेंट पर लाया है, देन इन दैट केस वो जो रेंटल वैल्यू होगी उस फर्नीचर की, वो आपकी रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशन में जोड़ दी जाएगी अगर आपको फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है। पढ़िए क्या लिखा है। इफ द एम्प्लॉयर हैज टेकन फर्नीचर ऑन अ रेंट, द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर shall be considered as perquisite value in the hands of employee। तो यहां पर आप इसको कर लीजिएगा एम्प्लॉई, इट इज अ एम्प्लॉई।
तो वो वैल्यू आपके हाथ में जोड़ दी जाएगी, जो भी वो रेंट उसने पे किया होगा बाहर किसी व्यक्ति को। अब सपोज कीजिए कि वो जो फर्नीचर उसने दिया वो उसका खुद का फर्नीचर था, उसका अपना खरीदा हुआ फर्नीचर था। तो अब क्योंकि उसने रेंटल तो कोई इंकर्ड किया नहीं, तो अब आप परक्यूजिट वैल्यू कैसे जोड़ेंगे? तो उस केस में आपको एक परसेंटेज लेनी होगी। अब आप पूरी वैल्यू भी मत जोड़ दीजिएगा, आप कहीं आप सोचो कि उसने 1 लाख रुपए का वो फर्नीचर जोड़ा था तो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू में जोड़ देंगे। नहीं, देखो 1 लाख रुपए का फर्नीचर तो 10 साल चलता। अब आप उसके 1 लाख रुपए पहले ही साल में उसकी इनकम में जोड़ दो तो वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के हिसाब से एक रेट जोड़ा जाएगा। क्या है वो रेट देखिए, इफ द फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो आपको फर्नीचर दिया है ना हमने, अब वो एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, देन इन दैट केस 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच फर्नीचर shall be taken as a perquisite value in the hands of employer। तो वो एम्प्लॉयर के हाथ में वापस जोड़ दी जाएगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, देन इसके बाद आगे बढ़िएगा। अगर यहां तक डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया है और आगे भी समझ आ जाएगा। चलिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्पेशल पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं, केवल लॉजिक के साथ समझने भी हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, RFA सैलरी, रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी, is to be computed on due basis for the period for which the rent free accommodation has been taken or provided by the employee। अगर आपको 3 महीने RFA मिला है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, तो आपको 3 महीने की ही सैलरी कंप्यूट करनी है। जो RFA सैलरी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करी वो भी केवल 3 महीने की ही कंप्यूट होगी, वो पूरे साल की कंप्यूट नहीं करनी है। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 1 में। इसके बाद देखिएगा, where an employee has been transferred from one place to another place and he is provided with accommodation at a new place while retaining the accommodation at the original place, perquisite value shall be determined as under। तो अगर आपका ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर और आपको दूसरी जगह पर भी रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल जाता है और आप पहली जगह का रेंट फ्री एकोमोडेशन खाली नहीं करते हैं, उसको रिटेन करते हैं, तो आपके केस में परक्यूजिट कैसे टैक्सेबल होगा? फॉर द सेकेंड प्लेस, फॉर द फर्स्ट 90 डेज, पहले 90 दिन तक परक्यूजिट वैल्यू ऑफ ओनली वन ऑफ द एकोमोडेशन शैल बी टैक्सेबल। मैं इसको डायग्राम से बता देता हूं। आप दिल्ली में पोस्टेड थे, आपको दिल्ली में एक घर मिला, आप रह रहे थे, आपकी पोस्टिंग जयपुर कर दी गई, आपको जयपुर में भी एक घर दे दिया गया, आप उसमें भी रहने लगे, RFA। आपने दिल्ली वाला मकान खाली नहीं करा, तो जो पहले 90 दिन होंगे, फर्स्ट 90 डेज, उसमें हम आपका एक ही मकान टैक्सेबल करेंगे। पहले 90 दिन में आपका एक ही घर आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा एज ए परक्यूजिट, जो कि आपका दिल्ली वाला होगा या जयपुर वाला होगा, या आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी एक घर ले लीजिए टैक्सेबल, एक घर छोड़ देंगे, लेकिन केवल पहले 90 दिन। क्योंकि पहले 90 दिन में हम ये समझते हैं कि हो सकता है आप आना जाना सामान का ले जाना करना कर रहे हो, एक जगह सेटल नहीं हो पाए हो, जिससे कि आप एक मकान खाली करके दूसरा मकान रखें, लेकिन 90 दिन के बाद भी आप खाली नहीं करते, तो फिर आपकी दोनों घर टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। सो आफ्टर 90 डेज परक्यूजिट वैल्यू ऑफ बोथ द एकोमोडेशन शैल बी टैक्सेबल। तो जो आपके दोनों घर होंगे, दिल्ली वाला भी जयपुर वाला भी, वो दोनों टैक्सेबल कर दिए जाएंगे आफ्टर 90 डेज। पहले 90 दिन एक घर, बाकी उसके बाद दोनों घर आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको घर नहीं दे पाता है, आपकी पोस्टिंग जयपुर कर दी गई, आपको जयपुर में घर नहीं दे पाए, आपको होटल में बोल दिया रहने के लिए कि आप होटल में रहिए, बिल हम पे करेंगे होटल का, तो उस केस में आपके हाथ में कोई परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए पॉइंट नंबर
T. Rent-free accommodation in a hotel. Where rent-free accommodation provided in a hotel, there will be no perquisite value if the below two conditions are satisfied. पहली condition, such accommodation is provided for a period not exceeding 15 days. आपको जो होटल दिया गया है वो 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं दिया गया है. एंड का मतलब है प्लस दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. Accommodation has been provided on transfer of employee from one place to another place. आपके ट्रांसफर की वजह से आपको होटल में एकोमोडेशन दी गई है और वो 15 दिन से ज्यादा की एकोमोडेशन नहीं है, तो आपके हाथ में कोई भी परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं किया जाएगा. नो परक्यूजिट शैल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. क्लियर है? इफ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन क्या होगा देखिए. इफ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपने ऊपर की दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, इसका मतलब आपका एकोमोडेशन 15 दिन से ज्यादा हो गया या आपका एकोमोडेशन जो आपको दिया गया था वो ट्रांसफर की वजह से नहीं दिया गया था, देन परक्यूजिट वैल्यू शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग. तो परक्यूजिट वैल्यू इनमें से जो भी कम होगी वो हो जाएगी 24% ऑफ द आरएफए सैलरी ऑन द प्रोपोर्शनेट पीरियड. जो भी आपका पीरियड है, मान लीजिए आप 20 दिन होटल में रहे हैं तो 20 दिन की जो प्रोपोर्शनेट सैलरी आएगी उसका 24%. और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो उसने होटल का बिल पे किया होगा. इन दोनों में जो भी कम होगा दैट विल बी द टैक्सेबल पोर्शन. वो आपका टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा और वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा. ठीक है जी. आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको अभी तक के सिनेरियो. छोटे छोटे दो पॉइंट्स और हैं, एक बार इसको भी क्विकली देख लेते हैं. अपना आरएफए वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे कंसेशनल रेंट पर. तो आरएफए एकोमोडेशन इन अ रिमोट एरिया. तो अगर आपको रिमोट एरिया में कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है, नथिंग विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. पढ़िए. Where rent-free accommodation provided to an employee working in a mining site, off exploration site or project execution site or any other remote area, perquisite value shall be exempted from the income tax. उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना, वो आपके exempted होंगे. Last but not the least is हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज की बात हो रही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. So rent-free accommodation provided to judges of the High Court and Supreme Court, Union Minister, Leader of Opposition in the Parliament, Chairman and Member of UPSC is exempted from income tax. इनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर इन्हें आरएफए प्रोवाइड किया जाता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन इन्हें प्रोवाइड किया जाता है, then nothing will be taxable in their hands. I hope यहां तक की बातें आपको समझ आ गई हो. क्लियर है? चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ आई है तो एक छोटा सा पॉइंट समझिए, और ये जो छोटा सा पॉइंट मैं आपको अब सिखाऊंगा, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये आपको इस पूरे चैप्टर में आगे बहुत हेल्प करने वाला है. एक बार समझ लीजिए आज ये छोटा सा पॉइंट, इसके बाद तो मैं आपको इस वाले पॉइंट का रेफरेंस दिया करूंगा कि मैंने वहां आपको ये बात बताई थी, यही लॉजिक यहां पर लगता है. देखिए, आपको परक्यूजिट्स जो दिए जाएंगे वो दो तरह से दिए जा सकते हैं, या तो फ्री या कॉन्सेशनल रेट पर, या मैं कह सकता हूं एट कॉन्सेशन. एग्जाम्पल, फ्री का मतलब नो वैल्यू टू बी चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना. मतलब आपसे चार्ज क्या किया? निल.
तो आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा? जो वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन बाय रूल और प्रोविजन। तो आरएफए का ये एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपने मान लीजिए आरएफए में 1 लाख रुपए डिटरमाइन किया, तो आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना बन जाएगा? 1 लाख रुपए, है ना? यहां तक कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आपसे कंसेशनल रेट पर लिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, कंसेशनल क्या होता है? कंसेशनल का मतलब होता है चार्ज नॉमिनल वैल्यू। आपसे हम एक नॉमिनल वैल्यू ले लेते हैं। एग्जाम्पल, 100 की चीज आपसे 10 रुपए में ले लेंगे। अगर किसी की अदरवाइज 100 रुपए वैल्यू है तो हम आपसे वो 10 रुपए में चार्ज कर लेंगे। आपको 10 रुपए लेंगे और आपको वो चीज प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो आपको ऐसा भी ना लगे कि मुझे फ्री मिली है, और ऐसा भी ना लगे कि ऐसा तो मैं बाहर से ले लेता, इससे तो अच्छा मैं बाहर जाके ले लेता। तो आपको कंसेशनल रेट पर दे दी, मतलब 100 की चीज 10 में दे दी। तो यहां पर आप देखिए, आपको क्या करना है, टैक्सेबल पोर्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है। आप नॉर्मली अपनी वैल्यू कैलकुलेट करो जो आपकी एज पर रूल आती हो। यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं इसको। आप क्या करो, अपनी नॉर्मल वैल्यू निकालो एज पर रूल या प्रोविजन, और उसमें से आप माइनस कर दो जो भी आपसे हमने रिकवरी की है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको हमने 100 रुपए की चीज दी थी, लेकिन हमने आपसे 90 रुपए, 10 रुपए चार्ज कर लिए। हमने आपसे 10 रुपए चार्ज कर लिए, तो अल्टीमेटली तो हमने आपको 90 रुपए का बेनिफिट दिया ना। हमने 100 रुपए की चीज आपको दी, जिसकी वैल्यू एज पर रूल 100 रुपए निकल के आती है यहां पर, लेकिन हमने 10 रुपए आपसे चार्ज भी तो कर लिया, ये कहते हुए कि हम आपको कंसेशनल रेट पर दे रहे हैं। तो जो आपको हमने बेनिफिट दिया वो तो 90 रुपए का ही था, तो 90 रुपए आपका परक्यूजिट बन जाएगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए किसी भी परक्यूजिट का, अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, चाहे वो कोई भी परक्यूजिट हो, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो या कोई और परक्यूजिट हो, और वहां पर आपसे बोला जाए कि हमने एम्प्लॉई से इतना पैसा रिकवर कर लिया है इस रेस्पेक्ट में, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड, दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो उसकी वैल्यूएशन ऐसे निकलेगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप मुझे बताइए जरा सोच के, अगर मैं RFA देता हूं, इसका मतलब है रेंट फ्री एकोमोडेशन, यही मतलब है। अगर मैं आपको कहता हूं कंसेशनल रेट पर, मैंने आपको कंसेशनल रेट पर मैंने आपको एकोमोडेशन दिया, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा रूल लगाइए। आप यहां पर वैल्यू एज पर RFA, जो भी रेंट फ्री एकोमोडेशन के रूल के हिसाब से वैल्यू आए, लेट अस से 1 लाख रुपए, उसमें से आप माइनस कर दीजिए अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, जो आपने एम्प्लॉई से ले लिया, मान लीजिए 10,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे, 90,000 रुपए यहां पर टैक्सेबल कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज ए परक्यूजिट, जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे रेंट फ्री कोई भी परक्यूजिट। अभी मैंने रेंट फ्री एकोमोडेशन किया तो उसके लिए यहां पर आ जाएगा। बाकी कोई भी परक्यूजिट हो पूरे इस चैप्टर में, जो अमाउंट आप एम्प्लॉय से रिकवर कर लेंगे वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। अब पढ़िए आप, एकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेट। यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इस पर मैं बाद में फिर से आपके साथ बात करने वाला हूं। चलिए, एकोमोडेशन एट अ कंसेशनल
रेट, अगर आपको एकोमोडेशन मिलता है कंसेशनल रेट पर, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी बात है। वेयर accommodation has been provided to employee on a concessional rate, the value of perquisite shall be computed as below. perquisite value determined as per the computed in RFA, जो हमने ऊपर समझी, अभी अलग अलग केसेस में समझी ना, वो वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस कर दो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से जो पैसा आपको मिल गया वो माइनस कर दो, जो बच गई है वैल्यू वो आपकी परक्यूजेट बन जाएगी, टैक्सेबल परक्यूजेट बन जाएगी। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आपको आरएफए की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। एंड रेंट फ्री एकोमोडेशन कंसेशनल रेट पर अगर दी जाती है, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेंट, तो वो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां पर मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट जैसा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपको इनपुट कर दिए जाएंगे और शेयर कर दिए जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लूंगा और आपको अकॉर्डिंगली इसके क्वेश्चंस भी फॉर योर प्रैक्टिस शेयर कर दिए जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, अभी मैं जो क्वेश्चन रेफर कर रहा हूं या क्वेश्चन में अपनी इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, वो मल्टीपल सोर्सेस के हैं। तो अगर आप यहां से प्रैक्टिस करते हैं और आपको वो क्वेश्चन किसी और स्टडी मटेरियल में मिलता है या किसी बुक में मिलता है, तो यहां पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रीजन मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी क्वेश्चन मेरी बुक में कर रहे हैं तो यहाँ पर वो क्वेश्चन उसी हिसाब से रखे गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। लेकिन हाँ, आप उनके आंसर के लिए हो सकता है कोई और बुक रेफर कर सकते हैं, बट अदरवाइज एज सच इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास कि जो मेरी बुक का कंटेंट है वो 100% है, बल्कि मैं 100% से भी ज्यादा ही बोलूंगा। कोई भी उसमें एलिमेंट मिस नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मल्टीपल बुक्स को रेफर मत करिए, इट विल लीड टू योर टाइम वेस्ट, इट विल लीड टू कंफ्यूजन। आप एक बुक पर ट्रस्ट कीजिए, आप किसी भी एक बुक पर ट्रस्ट कीजिए, मेरी हो किसी और की हो, बट एक जगह रखिए। एक जगह पर आप तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी कभी भी फेल नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट, कि मैं एक एक करके आपको हर परक्यूजिट की वैल्यू बताऊंगा कि किस परक्यूजिट में क्या वैल्यू टैक्सेबल होनी है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर लिया है वो है हमारे सामने रेंट फ्री एकोमोडेशन और एकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेंट। इसके बाद अब मैं पॉइंट नंबर 3, 4, 5 पर बाद में आऊंगा। स्वीट इक्विटी वाला बाद में आपको बात बताया जाएगा। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनपीएस अलग से डिस्कस किया जाएगा। एनुअल एक्रीशन मैंने बताया रिपीटेड पॉइंट है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। एनी अदर बेनिफिट्स, अगर आपको कोई और बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई और एमिनिटीज मिलती हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएगी। तो अब ये एनी अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आता है, इसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एनी अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आता है। तो एनी अदर बेनिफिट में इंटरेस्ट फ्री लोन आता है। इसके अलावा अगले पेज पर कुछ और लिस्ट थी जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इसे मैं यहां से हटा देता हूं ताकि फिर से मैं आपके साथ स्टडी कर पाऊं। तो एनी अदर फैसिलिटी में ट्रैवलिंग टूरिंग आता है, फूड रिफ्रेशमेंट आती है, गिफ्ट टू एम्प्लॉय है, एक्सपेंस ऑन अ क्रेडिट कार्ड है, क्लब फैसिलिटी है, एम्प्लॉयर मूवेबल एसेट है, सेल ऑफ मूवेबल एसेट टू बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है, एनी अदर बेनिफिट है जो कि प्रोवाइडेड किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके। ये हमारे सामने 8 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 9 अपने आप में एनी अदर है, तो इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं होगा। सो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8 तक के जितने भी हमारे सामने परक्यूजिट्स हैं जो कि अदर बेनिफिट्स की कैटेगरी में आते हैं एंड टैक्सेबल होते हैं सभी के लिए, चाहे आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, आपको इस पर टैक्स देना होता है। तो वो मैं टैक्सेबिलिटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि इनका जो वैल्यू होगा, इनकी जो वैल्यू कंप्यूट की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी, वो कैसे कंप्यूट की जाएगी। अच्छा, इससे पहले एक चीज और जस्ट स्ट्राइक हुई है।
रेंट फ्री एकोमोडेशन पर अभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया है, तो इसके क्वेश्चन को हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे जब मैं नेक्स्ट क्लास में परक्यूजिट से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लीगल प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि लीगल प्रोविजन क्या कहता है, वैल्यूएशन कैसे निकलती है। तो इनकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ करेंगे, तो उसमें आरएफए का भी क्वेश्चन डील कर लेंगे और जो बाकी बेनिफिट्स हैं उनके भी क्वेश्चन डील करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन की। इंटरेस्ट फ्री लोन क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप एम्प्लॉय हैं, आपको लोन की जरूरत है, आप बैंक पहुंचे, बैंक ने आपको बोला कि भाई हमारा 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम आपको 12% पर इंटरेस्ट के साथ लोन दे देंगे। आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए, आपने एम्प्लॉयर से बोला एम्प्लॉयर मेरी हेल्प करो, मुझे लोन दे दो। एम्प्लॉयर ने आपसे 5% का इंटरेस्ट चार्ज किया। अब एक बात बताइए, अगर एम्प्लॉय बाहर से लोन लेता, बैंक से लोन लेता, तो उसे 12% पर मिलता, जबकि ये लोन आपके एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को आपको 5% पर दे दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ 7% का जो आपको बेनिफिट पहुंचा है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपको सस्ते में लोन दे दिया, तो क्या आपको नहीं लगता ये 7% भी एक बेनिफिट ही तो है जो आपको पहुंचाया गया है? बेनिफिट कैसे है? अगर आप बाहर से लोन लेते तो आपको 12 में मिलता, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयर से 5 में मिल गया, तो 7% आपके पैसे बच गए। पैसों का बचना भी तो ना जाना ही होता है, या मैं कह सकता हूं पैसों का ना जाना भी तो इनकम ही होता है। कोई पैसा जो आपकी जेब से निकलता 7% की फॉर्म में, वो अब नहीं निकला, तो ये भी तो आपकी एक इनकम ही हो गई अपॉर्चुनिटी फॉर्म में। तो ये इनकम भी आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी एज ए पार्ट ऑफ परक्यूजिट, और ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब हमारा सवाल ये है कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर? कितनी वैल्यू होगी विच इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय? तो देखिए, लोन के केस में यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी। सबसे पहले समझते हैं हमारा पर्पस क्या है। यहां पर हमें निकालना है परक्यूजिट वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये हम पढ़ रहे हैं, इस मुद्दे से कभी आप भटकना नहीं। हमारा मेन काम है वैल्यूएशन निकालना कि कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी। पढ़िए, अगर ये लोन जो आपको दिया गया है दैट इज अ पेटी लोन। पेटी लोन मतलब छुटपुट लोन है। छुटपुट लोन को डिफाइन किया गया है लॉ में। देखिए क्या लिखा है, इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स गिवन टू द एम्प्लॉय during the year does not exceed rupees 20,000, then such loan is referred as petty loans। अगर आपको दिए गए लोन 20,000 रुपए से ज्यादा के नहीं है, तो आप उसे पेटी लोन्स के नाम से जानते हैं। Then no amount shall be taxable in the hands of employee as a perquisite value in case of a petty loans। तो अगर आपको पेटी लोन्स दिए गए हैं तो आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, ये इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। अदर देन पेटी लोन्स, तो मैं यहां पर दे देता हूं ए, यहां दे देता हूं बी। आपको अदर देन पेटी लोन्स दिए, मतलब जो हमने आपको लोन दिए वो 20,000 रुपए से ज्यादा है, और इनको हम अदर देन पेटी लोन्स के नाम से जानते हैं। यहां पर भी फिर दो बातें हैं स्टूडेंट्स। पहली, लोन टेकन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाके कहते हैं एम्प्लॉयर मुझे लोन चाहिए, लोन इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस का ट्रीटमेंट करवाना है, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी अलग है। अगर आप कहते हैं मुझे लोन चाहिए लेकिन मुझे किसी बीमारी का इलाज नहीं करवाना, मुझे तो घर बनवाना है, मुझे फैमिली फंक्शन करवाना है, मुझे किसी की शादी करनी है, ये सारी चीजों की वजह से आप लोन लेते हैं, तो वो कैटेगरी बी में कवर हो जाएगा। तो पढ़िए, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है तो क्या होगा, अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है तो क्या होगा। सबसे पहले, नो रिम्बर्समेंट इज रिसीव्ड अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। इट मींस आपने एक ऐसी बीमारी के इलाज के लिए लोन लिया जहां पर आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं मिलने हैं। भाई ऐसा हो सकता है ना कि आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेके बैठे हो,
मेडिकल इंश्योरेंस वालों ने अभी आपको पैसे नहीं दिए हैं और इतने में आपको पैसों की जरूरत है, आप लोन ले आए, लोन से आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, तो ये वो केस नहीं है। यहाँ पर केस क्या है, आप जिस बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं उस बीमारी के लिए आपको कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिला है और ना ही मिलने वाला है किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से। तो उस केस में अगर आप लोन लेते हैं और लोन लेकर आप उस बीमारी का इलाज करवाते हैं, जो कि स्पेसिफाइड डिसीजेस है उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो कोई भी परक्यूजिट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। मींस नथिंग विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। नो वैल्यू शैल बी टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? दूसरा, मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने इलाज करवा लिया, लेकिन आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, वो आपको रिम्बर्समेंट दे देती है, देन हाउ मच इज टू बी टैक्सेबल? देखिएगा, परक्यूजिट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस starting from the month in which the reimbursement has been received from the insurance company. Further, part of the month shall be also taken as a full month. तो मान लीजिए आपने अप्रैल में, जून, जुलाई में लोन लिया, लोन रखा, अभी तक आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिला, तो अप्रैल में, जून, जुलाई में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जब आपको अगस्त में उसका रिम्बर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, देन अगस्त ऑनवर्ड्स आपका ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ अ परक्यूजिट। अब सवाल आता है स्टूडेंट्स, टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट होगा और किस रेट से होगा, किस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? तो देखिए, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, देन लोअर ऑफ द लोन रिम्बर्समेंट माइनस अमाउंट ऑफ लोन रीपेड बाय द एम्प्लॉय बाय द एंड ऑफ मंथ। तो जितना भी आपको रिम्बर्समेंट मिल गया, 1 लाख रुपए रिम्बर्समेंट मिला, उसमें से 10,000 रुपए आपने अपने एम्प्लॉयर को वापस कर दिया, तो यहां पर 90,000 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है। इंटरेस्ट का रेट अभी मैं नीचे बताऊंगा, और वो जो वैल्यू आएगी वो आपका परक्यूजिट का पार्ट बन जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है? एसबीआई का रेट जो भी 1 अप्रैल को उस प्रीवियस ईयर का रेट होगा, माइनस जो भी रेट आपके एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया होगा। तो लेट अस से एसबीआई इस तरह का लोन 10% पर देती है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये 3% पर दिया था, तो अल्टीमेटली आपको 7% का बेनिफिट पहुंचाया गया था। तो ये 7% के हिसाब से आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू यहां पर आएगी वो आपके परक्यूजिट का पार्ट बन जाएगी। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट, जहां पर हम बात करते हैं कि आपने जो लोन लिया है वो अदर पर्पसेस के लिए लिया है, घर बनवाने के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए, मैरिज के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए, हो सकता है एजुकेशन के लिए ही लिया हो। तो perquisite value shall be calculated on a monthly basis starting from the month in which the loan was taken, जब भी आपने लोन लिया था। Further, part of the month shall be taken as a full month, मतलब part of the month means यहाँ पर यह है कि अगर 2 दिन 3 दिन के लिए भी वो रहा है तो उसे पूरे महीने इंक्लूड किया जाएगा। इसको आप एक क्वेश्चन में समझ पाएंगे जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन रहा होगा वो कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जो भी एसबीआई का उस साल के पहले दिन रेट होगा, माइनस जो रेट आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा। तो यहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कोई करेक्शन नहीं है, इंटरेस्ट रेट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय से जो रेट आपने चार्ज किया होगा। तो इस तरह से आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट लोन। आई होप यहां तक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर कंटिन्यूइंग विद द रिमेनिंग टॉपिक। चलिए
तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले अदर बेनिफिट्स हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने रिमेनिंग परक्यूजिट समझेंगे, जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं पॉइंट नंबर 2 से लेके 8 तक अदर बेनिफिट्स के। फिर उसके बाद मैं उन परक्यूजिट्स पर आऊंगा विच आर प्योरली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। और उसके बाद कुछ और परक्यूजिट्स हैं जैसे एलटीए है, और इसके अलावा और भी परक्यूजिट्स हैं जो मैंने अभी लास्ट आपको स्किप कराए हैं कि इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, which is in the mention in the point number 6, point number 5, point number 4। तो ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। आज की क्लास में केवल इतना ही है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस क्लास को अपनी पुरानी क्लास की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए देखेंगे और जितने आपके होमवर्क हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। आपका एक जेन्युइन इशू मेरे पास आया है, मैंने उसको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है क्लास के स्टार्टिंग में ही कि आपको गोइंग फॉरवर्ड क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों शेयर किए जाएंगे ताकि आप उन आंसर को अपने द्वारा सॉल्व किए गए आंसर के साथ टाई बैक कर पाए, टैली कर पाए और ये चेक कर पाए कि आप कहां गलत हैं, कहां आप सही हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन मैंने आपका एड्रेस कर दिया है और गोइंग फॉरवर्ड इसका रेजोल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में केवल इतना ही है। आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप अपने पेंडिंग जितने भी होमवर्क हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और इस क्लास को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप एम आई क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। जल्द ही मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ एज पर शेड्यूल। जल्द ही मिलता हूं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।